ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है साइबर अपराधों पर केंद्रित विशेष रूपक जरा हट के जरा बच के, यह है साइबर मेरी जान। आलेख डॉक्टर मनीष मोहन गोरे। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर संजय सिंह वर्मा। मैडम, क्या मेरी बात सुनीता सिंह जी से हो रही है? जी हाँ, आप कहाँ से बोल रहे हैं? सुनीता जी, मैं नेशनल बैंक से पब्लिक रिलेशन ऑफिसर शशांक बात कर रहा हूँ। हमारी बैंक की ओर से सभी कस्टमर को क्यूआर कोड लगा हुआ एटीएम कार्ड दिया जा रहा है। ये क्यूआर कोड क्या होता है? सुनीता जी, क्यूआर का मतलब है क्विक रिस्पॉन्स कोड। ये एक प्रकार का मैट्रिक्स बार कोड है। शॉपिंग में कई तरह के फायदे होते हैं, जैसे कि आपने पहले किस ब्रांड की किस शॉप से और कितने डिस्काउंट पर साड़ी खरीदी थी, उन सब का डिटेल इसमें देखा जाता है। इस तरह से आगे आपको शॉपिंग में मदद मिलती है। और एक और बात, इस क्यूआर कोड लगे एटीएम कार्ड से आपको ढेरों ऑफर और डिस्काउंट भी मार्केट में अवेलेबल है। अच्छा, तो इस कार्ड के लिए मुझे क्या करना है? हमारे बैंक की ओर से आपको ये कार्ड आपके घर डाक से भेजा जाएगा। अच्छा, और उसके लिए आपके पुराने एटीएम कार्ड को बंद करके नया कार्ड इशू करना। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं अभी... मैडम, आप सोचने में समय बर्बाद ना करें। आज आपके एटीएम कार्ड को बंद करने और नया क्यूआर कोड वाले कार्ड को बनाने का आखिरी दिन है। अगर आपने इसे इशू नहीं कराया तो आपका एटीएम कार्ड हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएगा। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप क्यूआर कोड सहित नया एटीएम कार्ड इशू कराना चाहती हैं? हाँ, कर दीजिए इशू। थैंक यू मैम। कृपया अपने एटीएम कार्ड पर दर्ज डिटेल हमें कंफर्म कराएं। कार्ड अच्छा, ठीक है, एक मिनट। कार्ड पर नाम क्या लिखा है? सुनीता सिंह। थैंक यू। और 10 अंकों की संख्या बताएं। 10 अंकों की संख्या है 3519015811। मैं दोबारा से बोलता हूँ, 3519015811। जी। और मैडम, वो जरा कार्ड के पीछे 3 डिजिट्स का सीवी नंबर भी बता दें। अच्छा, हाँ, ये है 921। मैडम, बस यूं समझिए, कल आपका कार्ड आपके घर पहुंच रहा है। थैंक यू। और देखते ही देखते सुनीता का बैंक अकाउंट साफ हो गया। कहते हैं समय तेजी से बदलता है, या फिर नहीं, क्योंकि समय के साथ जहां एक ओर नजर आने वाली चीजों में भारी बदलाव महसूस होता है, वहीं दूसरी ओर कुछ अदृश्य मानवीय पहलू हैं जिन पर वक्त का कोई जोर नहीं चलता। सदियों से किंवदंतियों में, कहानियों में अक्सर जिक्र होता आया है, फला राक्षस ने अपनी तिलिस्मी अय्यारी के जरिए किसी राजकुमारी की जान सुदूर पहाड़ी की चोटी पर पिंजरे में बंद एक तोते में कैद कर रखी थी, और फिर नायक राजकुमार ने उसे किसी गणित की ताकत से छुड़ा लिया। वही इंसानी फितरत 21वीं सदी में भी हम सबको घेरे हुए है। समय तो बदला, पर काल चक्र की सुई फिर जैसे वहीं आकर अटकी। राक्षस, राजकुमारी और राजकुमार ने सिर्फ रूप बदले और बन गए कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, पासवर्ड, ऑनलाइन बैंक अकाउंट्स, सोशल मीडिया और साइबर सिक्योरिटी का अथाह भंवर। तो आइए साइबर अपराध की दुनिया को थोड़ा और नजदीक से टटोलें। रोजमर्रा की जिंदगी में इस चक्रव्यूह की भूल भुलैया कहीं आपका रास्ता तो नहीं भटका रही? इसे परख लें। तो जरा हट के, जरा बच के, आखिर ये है साइबर मेरी जान। साइबर क्राइम आज के समय की एक बड़ी समस्या बन गई है। इसमें अपराधी किसी कंप्यूटर और इंटरनेट के जरिए अपराध को अंजाम देता है। साइबर अपराधी बेहद चालाक और कंप्यूटर एक्सपर्ट होता है। साइबर क्राइम में अपराध का पता तो लग जाता है, मगर अपराधी की पहचान बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि वो कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर साइबर क्राइम को अंजाम दे सकता है।
साइबर क्राइम के बारे में जानकारी दे रही हैं सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी CDEC की वैज्ञानिक नेहा वाजपेयी। तो साइबर क्राइम में जैसे बैंक अकाउंट नंबर की जानकारी मांगना फोन पे या CVV नंबर जानना, इस तरीके की बातों को अगर कोई गलत व्यक्ति गलत उद्देश्य के साथ आपसे पूछता है तो उसे हम साइबर क्राइम का नाम देते हैं। तो इंटरनेट से जुड़ी किसी भी तरीके की जानकारी को अवैधानिक रूप से लेना साइबर क्राइम कहा जाता है। इंटरनेट के जरिए आज हम एक ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा बन गए हैं। इंटरनेट एक्सेस करते समय हम हर बार साइबर अपराधियों के नजदीक पहुंचते हैं। हमें बता रही हैं CDEC की प्रोजेक्ट इंजीनियर दीक्षा नागपाल। जो भी ट्रस्टेड साइट्स हैं उनके थ्रू ही अपने जो बैंकिंग साइट्स या बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करने हैं उसके पासवर्ड प्रोवाइड करें। इसी तरह से क्रेडिट कार्ड नंबर, उनकी डिटेल्स, जेन्युइन साइट्स उसको वेरीफाई कर लें, HTTPS होना चाहिए साइट्स पर। और एक तरह से जो नीचे हम पैडलॉक सिंबल देखते हैं कि हमारा जो URL के साइड में जहाँ URL टाइप करते हैं वहाँ पे पैडलॉक सिंबल आना चाहिए ब्राउजर में। इसी तरह से नीचे अगर हम देखें तो कुछ ट्रस्टेड साइट्स होती हैं बैंकिंग की, आपने ट्रस्टेड साइट्स देखी होंगी जहाँ पर वो एंट्रस्ट वेरीफाइड होते हैं या वेरीसाइन ट्रस्टेड होती हैं, उन साइट्स पर ही पेमेंट्स करनी चाहिए। नेट बैंकिंग या ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन के अलावा क्रेडिट या डेबिट कार्ड स्वाइप के दौरान भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए। दीक्षा नागपाल। आज जब किसी भी रेस्टोरेंट में विजिट करें या किसी भी पब्लिक प्लेस पे विजिट करें, अपना ATM कार्ड या क्रेडिट कार्ड किसी भी अननोन पर्सन को ना दें। तो जनरली जो टेंडेंसी होती है, कभी भी रेस्टोरेंट विजिट करते हैं, हम वेटर को ही बोलते हैं कि बिल पे कर दीजिए, तो ये क्रेडिट कार्ड आप पास करते हैं उसको और वो उस मशीन पे वो स्वाइप करके आपको दे देते हैं। तो आपको ये नहीं पता कि उस पर्टिकुलर मशीन में एक कोई हो सकता है स्कीमिंग डिवाइस लगा हो, जिससे जो भी उस आपका जो पासवर्ड है 2 मिनट के लिए वो अकाउंट ओपन होता है जब आप स्वाइप करते हैं, उस केस में वो इमीडिएटली आपका जो डेटा है वो रिकॉर्ड कर लेगा, अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेगा। जितने भी क्रेडिट कार्ड्स उसमें स्वाइप होंगे सबका डेटा रिकॉर्ड हो जाता है और उसमें से वो किसी एक को चूज करके टारगेट बना सकते हैं। खुद ही ट्रांजैक्शंस करें और पहले इंश्योर कर लें कि आप जहां पर क्रेडिट कार्ड पेमेंट कर रहे हैं उस केस में वो अलग सा कोई डिवाइस अटैच ना हो। आज के समय सरकार का भी डिजिटल बैंकिंग पर जोर है, वहीं दूसरी तरफ साइबर क्राइम के नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि साइबर क्राइम से हम अपना बचाव कैसे करें। साइबर सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं साइबर विशेषज्ञ विंग कमांडर आशीष सक्सेना। हमको है अपनी जो है ज्यादा ग्रीड नहीं करनी चाहिए और हमको वही काम करना चाहिए जो हमारे काम का हो। एप्स है, चाहे मोबाइल एप्स है या कहीं भी है, वो ना डाउनलोड करें और कोई भी अनजान व्यक्ति का जो है आपके पास मेल आया है, चाहे उसका वो आपको कितने भी पैसे क्यों ना दे रहा है, उसको अवॉइड करें, उसको ना खोलें। आजकल कंप्यूटर बाजार में पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की भरमार है। ये सस्ते होते हैं, इस कारण लोगों का झुकाव ज्यादातर पायरेटेड की ओर होता है। पायरेटेड में साइबर क्राइम की अधिक संभावना होती है, इनसे हमें बचना चाहिए। साइबर विशेषज्ञ विंग कमांडर आशीष सक्सेना। जो लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें अपडेट्स आते रहते हैं, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो फुल प्रूफ नहीं है, उसमें वल्नरेबिलिटीज होती हैं। तो अगर लाइसेंस सॉफ्टवेयर है तो आपके अगर कोई उसमें वल्नरेबिलिटी डिस्कवर हुई तो क्या होगा कि उसका पैच आ जाएगा, आपकी वल्नरेबिलिटी पैच हो जाएगी। अगर आपके पास लाइसेंस सॉफ्टवेयर नहीं है तो ये फीचर आपके पास अवेलेबल नहीं है। कंप्यूटरों को वायरस से संक्रमित करना भी एक प्रकार का साइबर क्राइम है। ये वायरस दरअसल कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं और ये ज्यादातर अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर, ऐप या गेम को डाउनलोड करने से हमारे कंप्यूटर सिस्टम में आ जाते हैं। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में पहुंचकर ये वायरस कंप्यूटर डाटा को चुरा सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। और तो और ये वायरस कंप्यूटर के साथ हमारे मोबाइल में भी घुसकर उसकी बैटरी को तेजी से खाली करने लगते हैं। ब्लूटूथ से अनचाहे इनपुट हासिल करते हैं और फोन की बातचीत को रिकॉर्ड करने लगते हैं। इससे धीरे धीरे व्यक्तिगत जानकारी, क्रेडिट कार्ड नंबर के गोपनीय पासवर्ड दूसरे बाहरी सिस्टम तक पहुंच जाते हैं। मोबाइल कैमरे के फोटो भी वायरस बाहर भेजने लगते हैं। वायरस हूँ मैं, वायरस हूँ, कंप्यूटर का वायरस हूँ। आता हूं मैं नेट से या इनपुट डिवाइस से, रहता हूं मैं हार्ड डिस्क में और करता हूं बर्बाद आपके सिस्टम को।
रहता हूं मैं हार्ड डिस्क में और करता हूं बर्बाद आपके सिस्टम को, करप्ट करता हूं फाइलों को और पहुंचाता हूं नुकसान आपके डाटा को। मुझे बनाया क्रिमिनल्स ने जो हैं कंप्यूटर उस्ताद। मुझसे बचकर रहना दोस्तों, मैं हूं बड़ा खतरनाक। यदि नहीं लगाया एंटीवायरस तो कट सकती है आपकी नाक। कंप्यूटर और मोबाइल को वायरस की घुसपैठ से बचाने के लिए अनेक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बाजार में मिलते हैं। ये कंप्यूटर और मोबाइल सिस्टम के लिए पुलिस की तरह होते हैं, जो कि इंटरनेट के जरिए आने वाले वायरसों की पहचान कर उन्हें नष्ट करते रहते हैं। साइबर लॉ विशेषज्ञ अंजू अग्रवाल। कंप्यूटर वायरस जो होते हैं वो एक प्रकार का कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही है, बहुत छोटा सा प्रोग्राम होता है और अच्छे एक्सपर्ट लोग ही उसे बनाते हैं, लेकिन वो गलत प्रवृत्ति के और अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। कंप्यूटर वायरस आपके कंप्यूटर में जो फाइल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट डेटा है, उसको डिलीट भी कर सकता है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके अलावा आजकल कुछ और तरह के वायरस हैं जिन्हें हम लोग रैंसमवेयर भी कहते हैं। वो ना डेटा डिलीट करता है ना चोरी करता है, लेकिन वो डेटा को एनक्रिप्ट यानी सूक्ष्म रूप से गुप्त कोड में बदल देता है और फिर उसको आपको यूज करने के लिए जो उसके क्रिएटर हैं, बनाने वाले हैं, उनको कुछ ना कुछ धनराशि देनी पड़ती है बिटकॉइन के रूप में। तो वायरस जो है एक बहुत ही खतरनाक और विभिन्न प्रकार से आपके इंफॉर्मेशन डेटा को नष्ट कर सकता है, चुरा सकता है या उसे अनयूजेबल यूज करने लायक नहीं छोड़ता है। कंप्यूटर वायरस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं वेब डिजाइनर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर नितिन द्विवेदी। इंटरनेट तो वायरसों का गढ़ है। वहाँ तो जितने नए नए तरीके इजाद होते हैं वो लोग ट्राई इंटरनेट पे ही करते हैं। वैसे ही आप साइट्स को खोलें जिसके बारे में आपको जानकारी हो कि ये साइट सही है, इस पे मालवेयर, स्पाईवेयर या किसी तरह का वायरस इन्फेक्ट नहीं है। कुछ ऐसे भी वायरसेस हैं जो आपके सिस्टम को बिल्कुल ही क्रैश कर देंगे, जिसको टाइम बॉम्ब वायरस बोलते हैं। पेन ड्राइव या सीडी ड्राइव उसको ऑटो रन ना होने दें और पायरेसी से बचें, क्योंकि पायरेसी ही सबसे बड़ा जरिया है आज के ज़माने में वायरस फैलाने का। अनेक आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग कई बार कंप्यूटर वायरस या वीडियो गेम को बनाते हैं। अभी पिछले कई महीनों से भारत में ब्लू व्हेल नाम के एक वीडियो गेम की काफी चर्चा सुनने को मिल रही है। इस गेम को डाउनलोड करने वाले बच्चों को अनेक खतरनाक टास्क दिए जाते हैं और आखिरी टास्क आत्महत्या का होता है। भारत सरकार और संसद ने सॉफ्टवेयर कंपनियों को इस तरह के गेम तत्काल बंद किए जाने के आदेश दिए हैं। ब्लू व्हेल गेम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं साइबर विशेषज्ञ पवन दुग्गल। आज जो नए उभरते हुए सेल्फ हार्म गेम्स हैं, ब्लू व्हेल गेम्स हैं, ये कहीं ना कहीं बच्चों की मानसिकता को टारगेट करते हैं और वो जो कमजोर वर्ग पर लोग होते हैं, जहां पर उन्हें और सहारे की आवश्यकता होती है, उन्हें सडनली लगता है कि इस तरह की गेम्स उनके लिए जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन चुकी हैं, चाहे वो गेम्स उन्हें खुदकुशी करने के लिए विवश ही क्यों ना करती हों। ये तमाम सारी जो गतिविधियां हैं साइबर क्राइम के दायरे में आती हैं। समस्या बस इतनी ही नहीं है। आए दिन साइबर क्राइम का एक नया चेहरा सामने आता है। हैकिंग ऐसा ही एक हथकंडा है। किसी कंप्यूटर प्रणाली में बिना अनुमति के प्रवेश करने को हैकिंग कहा जाता है। इसे दुनिया भर में अपराध माना गया है, इसीलिए हैकर स्वयं की पहचान छिपाकर कारनामे करता है। साइबर विशेषज्ञ डॉक्टर विनीता सिंघल के विचार। साइबर स्पेस एक वर्चुअल स्पेस जहां हमें कोई दिखाई नहीं देता सामने का, और सामने वाला हमारे साथ क्या करने वाला है हमें ये भी पता नहीं चलता। तो इसके लिए कई बार जैसे आजकल सारी चीज़ों का डिजिटल ट्रांजैक्शन होता जा रहा है, हम लोगों का सारा डाटा जो है एक तरह से ओपन है, कोई भी उसको हैक कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो सबसे ज़्यादा डर तो हमें हैकिंग से लगता है, कभी भी हमारा डाटा जो है हैक हो सकता है। अब पिछले दिनों जैसे रैंसमवेयर का हुआ कि डाटा उसमें उन लोगों ने ब्लॉक कर दिया और उनको उसके लिए फिरौती चाहिए थी, जिसके बाद हमारा डाटा फिर चालू होता। हैकर वास्तव में मॉडेम या कंप्यूटर की मदद से किसी दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस कर लेते हैं। हैकर और इनके काम करने की तकनीक के बारे में आइए जानते हैं साइबर एक्सपर्ट दीक्षा नागपाल से। जो कीज प्रेस कर रहे हैं वो सारे रिकॉर्ड हो जाएंगी। अब जब वो रिकॉर्ड होंगी तो उस केस में ट्रांजैक्शंस, जब बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसमें यूजर नेम्स पासवर्ड्स भी डाले जाते हैं। जब यूजर नेम्स पासवर्ड डाले जाएंगे तो उनकी कीज भी जो भी प्रेस होंगी वो सारे रिकॉर्ड होंगे। उसके अकॉर्डिंग उनको जो अटैकर्स, हैकर्स हैं, उनका मेन मोटिव यही है कि उनको
यूजर नेम पासवर्ड जानना है। जैसे ही उनको यूजर नेम पासवर्ड पता चल गया, वो उसका मिसयूज करेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्पाईवेयर और मेलवेयर से रिलेटेड। हम अपने दैनिक जीवन की सहूलियतों के लिए ऐप या फिर मनोरंजन के लिए सिनेमा या गेम डाउनलोड करते हैं। अगर हम प्रामाणिक साइट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करते हैं तो हमारे सिस्टम में कुछ मालवेयर आ जाते हैं, जो दरअसल हैकर का बिछाया हुआ जाल होता है। दीक्षा नागपाल। कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, सपोज गेम डाउनलोड कर रहे हैं, गेम अगर हम जेन्युइन साइट से डाउनलोड नहीं करते हैं या पर्टिकुलर ऐसी साइट्स हैं, अननोन साइट्स हैं जहां पर जाकर हम उसको डाउनलोड करेंगे, तो उसके साथ में ऑटोमेटिकली सेटअप के साथ में ये मेलवेयर्स आ सकते हैं। जैसे ही वो डाउनलोड होंगे, डाउनलोड करने के बाद वो एग्जीक्यूट करने को कहेगा। एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूट करने के टाइम पर गेम तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ जो भी मेलवेयर अटैच होंगे वो भी उसमें डाउनलोड होके एग्जीक्यूट हो जाएंगे। इसी तरह से की लॉगर भी अटैच हो सकता है मेलवेयर की तरह, और वो आपके प्रोग्राम या सिस्टम में अटैच हो जाएगा। दूसरा तरह का की लॉगर होता है हार्डवेयर। हार्डवेयर जैसे हम साइबर कैफेज विजिट करते हैं, साइबर कैफेज में कोई भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन रिकमेंडेड नहीं होती है, इसी वजह से, क्योंकि कोई एक छोटा सा हार्डवेयर डिवाइस है जो विजिबल भी नहीं होगा, वो वहां पर अप्लाइड होता है। जैसे ही वो आप कुछ भी एक्टिविटी करेंगे, वो सारी एक्टिविटीज रिकॉर्ड होंगी। वेबसाइट की हाईजैकिंग करके उस पर असामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक संदेश भेजने वाले हैकर को हैकिविस्ट कहते हैं। वहीं दूसरी ओर टेलीफोन को हैक करने वाले फ्रिकर कहलाते हैं। साइबर एक्सपर्ट नितिन द्विवेदी। ये भी एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम ही है जो कि इंटरनेट पे जो वेबसाइट्स अवेलेबल हैं उनको रिडायरेक्ट कर देते हैं। आपकी साइट रिडायरेक्ट नहीं भी हो रही है, लेकिन आपकी साइट की इंफॉर्मेशन कोई चुरा रहा है। आप बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो आपको ऑनलाइन परचेजिंग या ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधाएं देती हैं। आपने किसी एक साइट पे जाके परचेजिंग किया और आपके जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं, यानी आपकी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग जो पासवर्ड है या जो की है, उस की इंफॉर्मेशन को किसी ने चुरा लिया। उस इंफॉर्मेशन को, कार्ड नंबर को यूज करके आपके अकाउंट से पैसे चुरा लेना, आपके अकाउंट का इंफॉर्मेशन चेंज कर देना, ये भी एक तरह की हैकिंग है। या फिर आपका मोबाइल नंबर कोई और यूज करके किसी को मैसेज भेज दिया या कॉल कर दिया, ये भी एक तरह की हैकिंग है। हेलो प्रिया, मैं शेखर बोल रहा हूँ यार। हाँ शेखर, बोलो। यार अभी मैं अपना FB अकाउंट चेक कर रहा था कि अचानक मेरा कोई भी कमांड उस पर चलना बंद हो गया। यहाँ तक कि मैं अपने अकाउंट को लॉग आउट भी नहीं कर पा रहा हूँ। लगता है तुम्हारा FB अकाउंट हैक हो गया है शेखर। अब इसे तुरंत बंद करना होगा, नहीं तो। क्या हैक हो गया है? हाँ, हैक हो गया है। और मैं वही बताना चाहती हूँ तुम्हें कि अगर तुम्हारे FB अकाउंट को अभी बंद नहीं किया गया तो हैकर उस अकाउंट पर कोई भी गलत मैसेज पोस्ट कर देगा और तुम्हारे फ्रेंड्स को ये लगेगा कि वो सब तुम पोस्ट कर रहे हो। अरे यार, ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं तो अपने FB अकाउंट को ऑपरेट ही नहीं कर पा रहा। अरे तुमने सही कहा, मेरे अकाउंट पर ये हैकर अब अश्लील पोस्ट डाल रहा है। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। प्रिया, तुम बताओ अब मैं क्या करूं? जल्दी बताओ। जस्ट काम डाउन शेखर। ऐसा है, मैं ही कुछ करती हूँ अब। तुम बस मुझे अपना FB यूजर नेम और पासवर्ड दे दो। मैं अभी के अभी तुम्हारा फेसबुक अकाउंट ब्लॉक कर देती हूँ और फिर देखते हैं आगे क्या करना है। तो इस तरह बच गए शेखर बाबू हैकर के चंगुल से। साइबर अपराध से जुड़ी सुरक्षा और चुनौतियों पर अपनी बात साझा कर रहे हैं भारत के जाने माने साइबर विशेषज्ञ पवन दुग्गल। हमारे भारतवर्ष में लोगों के अंतर्गत साइबर सुरक्षा को जीवन की शैली बनाने में, अडॉप्ट करने में अभी काफी कमी रही है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि कुछ भी होगा हमारे साथ नहीं होगा। भूल जाते हैं कि आज इंटरनेट पर अधिकांश तौर पर साइबर क्रिमिनल्स विशिष्ट तरीके से आपको टारगेट करते हैं। नए नए प्रपंच, नए नए अवतार लेकर आते हैं अपनी मिलिशियस स्कीम्स के, ताकि कहीं ना कहीं आपकी जो जेब है वो खाली की जा सके। चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हो, चाहे वो डेबिट कार्ड के बहुत सारे सिलसिले ही क्यों ना हो, आजकल हम नए नए प्रकार के ये प्रकरण देख रहे हैं। अब कुछ समाचार हमारे साइबर क्राइम डेस्क से। देश के संभवतः सबसे बड़े साइबर फ्रॉड में
भारी मूल्य की क्रिप्टो मुद्रा चोरी कर ली गई। लगभग 20 करोड़ रुपए मूल्य की 440 बिटकॉइंस का अचानक अस्तित्व ही समाप्त हो गया। अवैध क्रिप्टो मुद्रा से जुड़े जोखिमों के प्रति सतर्क रहने की ये कड़ी चेतावनी है। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर की एक 12वीं पास युवती ने 2000 बेरोजगारों को ठगा। उसने फर्जी कॉल सेंटर से फोन करके इस साइबर क्राइम को अंजाम दिया। पुलिस के साइबर क्राइम सेल के मुताबिक ये युवती फर्जी वेबसाइट बनाकर बेरोजगारों को नौकरी का झांसा देती थी और उनसे पंजीकरण फीस के नाम पर 199 रुपए वसूलती थी। अदालत ने युवती को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अमेरिकी सरकार की शक्तिशाली कमेटी ने दुनिया की 3 बड़ी सोशल मीडिया कंपनी के सीईओ को डाटा निजता मामले में समन जारी किया है। सोशल मीडिया द्वारा डाटा दुरुपयोग मामले में अमेरिका की फेडरल ट्रेड कमीशन ने कहा कि वो निजता के मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया के खिलाफ जांच कर रहा है। साइबर अपराध से निपटने और इनसे सुरक्षा के लिए भारत में उचित कानून बनाए गए हैं। प्रारंभिक तौर पर 17 अक्टूबर सन 2000 में भारत सरकार ने लागू किया इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट और फिर इसमें कुछ संशोधन करके 2008 में दूसरा एक्ट आया। हमारे साइबर कानून इस अपराध के हर पहलू को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। आज जरूरत है कि मौजूदा परिस्थितियों में इस कानून में संशोधन किया जाए। पवन दुग्गल। जब भारत ने अपना पहला सूचना प्रौद्योगिकी कानून बनाया सन 2000 में, तो हमारा उद्देश्य बहुत स्पष्ट था। हम चाहते थे कि भारत में ई कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाया जाए, लेकिन संसद के रिकमेंडेशन पर सरकार ने इसके अंतर्गत एक नया अध्याय जोड़ा जिसमें कुछ गिनी चुनी गतिविधियों को साइबर क्राइम घोषित किया, लेकिन कवरेज पूरी नहीं थी। जब 2008 में हमने मुंबई का आक्रमण देखा तो उसके बाद तुरंत आवश्यकता महसूस हुई कि इस कानून का संशोधन किया जाना चाहिए और नए जो उभरते हुए साइबर क्राइम्स हैं उसको भी कानून के दायरे में लाना चाहिए। लिहाजा 2008 के संशोधनों ने भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में चैप्टर 11 में बहुत सारे नए साइबर क्राइम्स जोड़ लिए। उन्हीं में शामिल था साइबर टेररिज्म, साइबर आइडेंटिटी थेफ्ट, चीटिंग बाय वे ऑफ पर्सनेशन, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और विशिष्ट प्रकार के और ऑफेंसेस। आज हम जानते हैं कि ये जो कानून है अभी आज की वर्तमान रियलिटी को पूरी तरीके से नहीं दर्शाता। बहुत से नए उभरते हुए साइबर क्राइम्स आ चुके हैं। तो आवश्यकता है इस कानून का हम पुनः से संशोधन करें ताकि जो नए उभरते साइबर क्राइम्स आ चुके हैं उन्हें भी कानून के दायरे में ला सकें। आज ज्यादातर लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी सक्रिय हैं और तो और लोग जाने अनजाने में अपनी व्यक्तिगत जानकारी भी शेयर करते रहते हैं। सोशल मीडिया पर ये आरोप है कि वो लोगों के व्यक्तिगत डिटेल्स और विचारों को ओपिनियन पोल में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आपराधिक मनोवृत्ति के लोग सोशल मीडिया पर लगी फोटो का दुरुपयोग कर ब्लैकमेल भी करते हैं। साइबर एक्सपर्ट नेहा वाजपेयी। जनरली फेसबुक में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, आप कहाँ पे जा रहे हैं। आजकल बच्चे जो आजकल के हैं वो अपना डेटा जो है, स्टेटस जो है वो वहाँ पे अपडेट करते हैं। अब अपडेट भी कर रहे हैं, फोटोग्राफ्स भी डाल रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि हम इस दिन से इस दिन तक अपने घर से दूर कहीं घूमने जा रहे हैं। जो लोग हमारे फ्रेंड लिस्ट में हैं, हमारे दोस्त हैं, वो तो उस इन्फॉर्मेशन को देख ही रहे हैं, बट उसके अलावा कुछ ऐसे अनचाहे लोग भी हैं जो उस इन्फॉर्मेशन को पहचानते हैं, देखते हैं और फिर उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो जो भी हमारी साइट्स हैं जिनको हम यूज कर रहे हैं, हमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी साइट का URL आप डालें तो आप उसको अपनी यूजर नेम पासवर्ड्स जो हैं वो डालने से पहले आप पहले उस URL को चेक कर ले कि URL ठीक लिखा है गया है या नहीं, क्योंकि बहुत सी ऐसी फिशिंग वेबसाइट्स बन गई हैं जिनका लुक एंड फील जो देखने में तो बिल्कुल सेम होती हैं बट एक्चुअली वो होती हैं हैकिंग पर्पस की वजह से। तो जिसमें वो क्या करते हैं, वो आपकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, आपका यूजर नेम पासवर्ड, और उसके बाद उसको अपनी जगह पे, अपने साइट पे ले जा करके उसको यूज करते हैं। सोशल नेटवर्क साइट पर बच्चों से जुड़े खतरों के बारे में बता रहे हैं भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अन्वेश मंगलम। ऐसी कई सोशल नेटवर्किंग साइट हैं जो बच्चों को धीरे धीरे फुसलाती रहती हैं और उनसे कुछ न कुछ आपके बारे में, बच्चों के बारे में जानकारी लेती रहती हैं। बच्चों को मान लीजिए फ्री डाउनलोडेबल गेम्स दे देंगी और उसके बदले में वो उनसे कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो उसमें थोड़ा सा नज़र रखने की ज़रूरत है।
इंटरनेट, डिजिटल माध्यम और सोशल मीडिया आज हर आम और खास के जीवन का अहम हिस्सा बना हुआ है। सुबह जागने से लेकर रात को सोने तक हमारा जीवन डिजिटल हो चला है। इस लिहाज से साइबर क्राइम से सबसे ज्यादा प्रभावित भी आम आदमी ही होता है। आइए जानते हैं कि आम लोग साइबर क्राइम के बारे में क्या सोचते हैं। अलवर से हमारे साथ हैं मुरारी लाल। सतर्क रहें। कोई भी अगर गलत नंबर से आपके अकाउंट पे या फेसबुक पे कोई भी अगर रॉन्ग मैसेज आ जाता है, आप उसको तुरंत कंप्लेंट दर्ज कराएं। आप हैं दिल्ली से महेश। साइबर क्राइम के बारे में मैं पढ़ता रहता हूँ, सोशल मीडिया पे मैं काफी एक्टिव हूँ। किसी भी तरह की जो फोन कॉल आ रही है आपके पास या किसी तरह का मैसेज आता है, एक तो आप उसका रिप्लाई मत कीजिए। जैसे ही कोई आपको लग रहा है कि ये सामने वाला आपसे कुछ पर्सनल डिटेल चाहता है, अगर वो बैंक का होगा तो बैंक वाला आपसे पर्सनल डिटेल कभी नहीं लेगा। देखिए, दिल्ली से अभिलाष भी कुछ कह रहे हैं। सारे अपना दिमाग से काम लें। कभी भी किसी प्रकार का ऐसा मैसेज आता है उसको कभी फॉलो ना करें और कभी भी उस पर रिएक्ट ना करें, ना उनको कभी कॉल बैक करें। हमेशा सचेत रहें। साइबर क्राइम का शिकार हो जाने की दशा में क्या करना चाहिए, इस बारे में बता रहे हैं भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी योगेश चौधरी। साइबर क्राइम जो है इट इज कवर्ड हमारे यहाँ जो आईपीसी के सेक्शंस हैं, जैसे ये पोर्नोग्राफी वगैरह के लिए या पैसे चुराने के जो सेक्शंस हैं, उसके साथ साथ स्पेशली एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पास हुआ है, तो लाइक एनी अदर क्राइम ही कैन गो टू अ पुलिस स्टेशन। उसकी जो एफआईआर नॉर्मली आईटी एक्ट में रजिस्टर हो सकती है। साइबर क्राइम में कमी लाने के लिए लोगों में साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूकता जरूरी है। नेहा वाजपेयी। सरकार बहुत नए कदम उठा रही है इसके लिए, साथ में बार बार जागरूकता भी फैला रही है कि कभी भी अगर ऐसा कुछ होता है तो आप वहां से रिसिप्ट लेकर के आप साइबर क्राइम सेल के पास जाएं, वहां पे आप कंप्लेंट करें। और कंप्लेंट अगर आपकी प्रॉपर है और प्रॉपर रिकॉर्ड्स हैं, क्योंकि हर एटीएम में भी आपके कैमराज लगे होते हैं। दूसरा, आपका एटीएम में किस एटीएम के साथ हुआ है, किस टाइम पे हुआ है, और जो रिसिप्ट है आपने निकाली है, अगर वो आप उनको प्रोवाइड कराएंगे तो कार्य जो है जल्दी से सुचारू रूप से हो जाएगा। अगर आपको उसके लिए और जागरूकता चाहिए तो सरकार की ही एक वेबसाइट है जिसका नाम है www.infosecawareness.in। इस पर्टिकुलर साइट में आपको इस तरीके के कई इंफॉर्मेशंस मिल जाएंगी। क्या कभी हमने सोचा है कि हमारे ये इलेक्ट्रॉनिक दोस्त एक जाल भी बन सकते हैं, जी का जंजाल बन सकते हैं, एक ऐसा मकड़ जाल जो न सिर्फ हमारी परेशानी की वजह बने बल्कि किसी अंतहीन दुष्चक्र में फंसाकर हमें तबाह कर दे। सोचिए, थोड़ा और सोचिए, अभी देर नहीं हुई है। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, जरा हट के जरा बच के, जरा हट के जरा बच के, जरा हट। अभी आप सुन रहे थे साइबर अपराधों पर केंद्रित रूपक जरा हट के जरा बच के, यह है साइबर मेरी जान। आलेख डॉक्टर मनीष मोहन गोरे। वाचक स्वर जैनेन्द्र सिंह और दीपा चतुर्वेदी। प्रतिभागी स्वर राजीव कुमार शुक्ल, नवीन कुमार गुप्ता, शालिनी मित्तल, सुमित दुबे, मनोज माइंडकर, मिलिंद देशपांडे, अपूर्व झा और नवोदिता मिश्रा। प्रस्तुति सहयोग नवोदिता मिश्रा। प्रस्तुति सहायक नीरज सोनी। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर संजय सिंह वर्मा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा निर्मित यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।